बीकॉम पार्ट थर्ड में बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट में पेपर सेकंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है मुद्रा प्रसार। आज हम मुद्रा प्रसार पर चर्चा करेंगे। अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तन मुद्रा मूल्य को प्रभावित करते हैं। मुद्रा के मूल्य में होने वाले परिवर्तन अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति अथवा मुद्रा संकोचन की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। अब हम मुद्रा प्रसार या मुद्रास्फीति का आशय समझेंगे। मुद्रा प्रसार का सामान्य रूप से यह आशय है कि सरकार अथवा बैंक द्वारा आवश्यकता से अधिक मात्रा में नोट निर्गमन करने से है, जिसके फलस्वरूप मुद्रा की इकाई का मूल्य गिर जाता है और सामान्य मूल्य स्तर ऊंचा उठ जाता है। प्रोफेसर क्राउथर ने मुद्रा प्रसार को परिभाषित करते हुए कहा है कि मुद्रा प्रसार वह अवस्था है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिरता है, अर्थात वस्तुओं की कीमतें बढ़ती है। मुद्रा प्रसार को प्राय बढ़ती हुई क्रियाशीलता एवं रोजगार से संबंधित किया जाता है। इन्फ्लेशन इज ए स्टेट इन विच द वैल्यू ऑफ मनी इज फॉलिंग, दैट इज प्राइसेस आर राइजिंग। इन्फ्लेशन इज यूजुअली associated with rising activity and employment। मुद्रा प्रसार के प्रकार बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ हम लोग दो ही प्रकार की चर्चा करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है लागत प्रेरित मुद्रास्फीति, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जब किसी देश में उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण मूल्य स्तर बढ़ता है तो उसे लागत प्रेरित स्फीति कहा जाता है। दूसरा है मांग प्रेरित स्फीति, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जब किसी देश की जनसंख्या में वृद्धि या उपभोग स्तर में वृद्धि के कारण वस्तुओं की मांग बढ़ने से मूल्य बढ़ने लगते हैं तो इसे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहा जाता है। अब हम मुद्रास्फीति के कारणों पर चर्चा करेंगे। मुद्रास्फीति मौद्रिक आय व वास्तविक आय में असंतुलन के कारण उत्पन्न होती है। एक और मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के कारण मौद्रिक आय बढ़ने लगती है और दूसरी ओर वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन उस अनुपात में नहीं बढ़ पाता है। इससे वस्तुओं एवं सेवाओं की तुलना में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है और मूल्य स्तर बढ़ने लगते हैं। अब हम मुद्रास्फीति के ये जो दो कारण हैं, इनका प्रथम कारण पर चर्चा करेंगे जो है कि मौद्रिक आय में वृद्धि। मौद्रिक आय में वृद्धि के कारणों से मुद्रास्फीति भी बढ़ जाती है। मौद्रिक आय में निम्नलिखित कारण हैं। पहला है सरकारी नीति, गवर्नमेंट पॉलिसी। विकासशील देशों को अपनी विकास योजनाओं को पूरा करने के लिए वित्तीय साधनों की अधिक आवश्यकता होती है, किंतु इनके साधन सीमित होते हैं। अतः ये अतिरिक्त मुद्रा निर्गमित कर अपने व्ययों को पूरा करने की नीति अपनाते हैं। इस नीति के कारण जनता की मौद्रिक आय तो बढ़ती है, लेकिन वास्तविक आय में वृद्धि नहीं हो पाती है, क्योंकि वस्तुओं एवं सेवाओं का शीघ्रता से उत्पादन नहीं हो पाता है। इससे मूल्य वृद्धि होने लगती है। इस प्रकार जब देश का केंद्रीय बैंक सस्ती एवं उदार साख नीति अपनाता है तो उसका प्रभाव मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के समान पड़ता है। इससे भी मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है। मौद्रिक आय में वृद्धि का कारण एक दूसरा कारण है, वह है हीनार्थ प्रबंधन अथवा घाटे की अर्थव्यवस्था। इसे डेफिसिट फाइनेंसिंग भी कहा जाता है। जब सरकार अपने बजट घाटे को कर या ऋण लेकर पूरा नहीं करती और उसके लिए नई मुद्रा निर्गमित करती है तो जनता की मौद्रिक आय बढ़ जाती है, जिससे मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है। मौद्रिक आय में वृद्धि के कारकों में तीसरा कारण है अनुत्पादक व्यय में वृद्धि, इंक्रीज इन अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। जब सरकार अनुत्पादक कार्यों जैसे युद्ध व सुरक्षा, आंतरिक शांति, प्रशासन व्यवस्था आदि पर अत्यधिक व्यय करने लगती है तो यह मुद्रा जनता के पास आती है, जबकि इससे उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होती है। फलस्वरूप मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा एक अन्य कारण है मुद्रा के चलन वेग में वृद्धि, इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ मनी। जब जनता की उपभोग प्रवृत्ति बढ़ने लगती है तो मुद्रा का चलन वेग बढ़ जाता है, जिससे जनता की मौद्रिक आय बढ़ जाती है। आगे एक अन्य कारण है व्यापारिक बैंकों की साख नीति, क्रेडिट पॉलिसी ऑफ बैंक्स। जब व्यापारिक बैंक अपने नगद जमा अनुपात में कमी कर
साख मात्रा बढ़ाने लगते हैं तो मुद्रा की पूर्ति अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ जाती है, जबकि वास्तविक आय स्थिर रहती है। इससे मुद्रास्फीति उत्पन्न होने लगती है। आगे एक अन्य कारक है करों में छूट, एग्जम्पशन इन टैक्सेस। यदि सरकार जनता को करों में छूट देती है तो आय सरकार की करों में मिलती है, वह जनता के पास ही रह जाती है। फलस्वरूप उनकी मौद्रिक आय बढ़ जाती है और वे अधिक वस्तुओं की मांग करने लगते हैं, जिससे मूल्य बढ़ने लगते हैं। आगे एक अन्य कारक है ऋण वसूली में ढील व पुराने ऋणों का भुगतान, रिलेक्शन इन रिकवरी एंड पेमेंट ऑफ ओल्ड लोन्स। जब सरकार जनता से ऋण वसूली या ऋण उधार लेने के कार्यक्रम में ढील दे देती है या उन्हें स्थगित कर देती है तो जनता के पास मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है। अनेक बार सरकार अपने पुराने ऋण व उनकी ब्याज को जनता को भुगतान करने लगती है, जिससे भी जनता की मौद्रिक आय बढ़ जाती है। मौद्रिक आय में वृद्धि के कारण का एक अन्य कारक है वह है विनियोग व उत्पादन में अंतर, गैप बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन। जब देश में सरकारी व निजी क्षेत्र द्वारा अत्यधिक विनियोग किया जाता है तो उसका तत्काल प्रभाव जनता की आय वृद्धि के रूप में दिखाई देता है, लेकिन इस विनियोग से उत्पादन बढ़ने में कुछ समय लगता है। इस प्रकार जनता की मौद्रिक आय तो बढ़ जाती है किंतु उत्पादन नहीं बढ़ता है। फलस्वरूप मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। मौद्रिक आय में वृद्धि का एक अन्य कारण है विदेशी पूंजी का आयात, इंपोर्ट ऑफ फॉरेन कैपिटल। जब देश में विदेशी पूंजी एवं सहायता का निरंतर आयात होता रहता है तो जनता की मौद्रिक आय बढ़ने लगती है। फलस्वरूप मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है। मौद्रिक आय में सबसे अंतिम जो कारक है या कारण है या घटक है वह है वित्तीय अव्यवस्था, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट। जब वित्तीय अव्यवस्था के कारण सरकार पूरी कर वसूलने में असमर्थ रहती है तो काले धन तथा बिना हिसाब की मुद्रा अनअकाउंटेड मनी बढ़ने लगती है। इससे वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग बढ़ने लगती है। फलस्वरूप मुद्रा मूल्य में वृद्धि होने लगती है। अब हम उत्पादन में कमी के कारक या घटक पर चर्चा करेंगे जिसके कारण मुद्रास्फीति बढ़ती है। पहला कारण है जनसंख्या में वृद्धि, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। जनसंख्या में वृद्धि के कारण वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग बढ़ने लगती है, लेकिन उत्पादन उस अनुपात में नहीं बढ़ पाता है। फलस्वरूप मूल्य बढ़ने लगते हैं। दूसरा कारक है उत्पत्ति हार्स नियम की क्रियाशीलता, एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। जब उत्पादन में उत्पत्ति हार्स नियम क्रियाशील होने लगता है तो उत्पादन वृद्धि के साथ प्रति इकाई उत्पादन लागत बढ़ने लगती है। लागत वृद्धि के कारण वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है। तीसरा कारण है उत्पादन में कमी का प्राकृतिक संकट, नेचुरल कैलेमिटीज। प्राकृतिक संकटों जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप आदि का कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इससे वस्तुओं की कमी होने लगती है तथा मूल्य बढ़ने लगते हैं। एक अन्य कारक है औद्योगिक अशांति, इंडस्ट्रियल अनरेस्ट। पूंजी व श्रम के मध्य संघर्ष के कारण हड़तालें, तालाबंदी की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। अनेक बार आपसी संघर्ष में मशीनें, उपकरण आदि की क्षति हो जाती है। इनको पुनः चालू करने में समय लगता है। इन सब के कारण उत्पादन की मात्रा कम हो जाती है। आगे एक और कारण है तकनीकी परिवर्तन, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। पुरानी तकनीक को हटाकर नई तकनीक अपनाने की प्रक्रिया में समय लगता है। ऐसे समय में उत्पादन कार्य को स्थगित करना पड़ता है, जिससे वस्तुओं का उत्पादन का अभाव हो जाता है। आगे एक और कारक है सरकार की कर नीति, टैक्स पॉलिसी। अनेक बार सरकार अधिक आय प्राप्ति के उद्देश्य से पुराने करों में वृद्धि कर देती है अथवा नए कर लगा देती है। इससे वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य बढ़ने लगते हैं, जिससे वस्तुओं की मांग गिरने लगती है व उत्पादन भी कम होने लगता है। उत्पादन में कमी का एक अन्य कारण भी है वह है सरकार की व्यापार नीति। जब सरकार अपनी व्यापारिक एवं प्रशुल्क नीति में इस प्रकार परिवर्तन करती है जिससे आयात घटने लगते हैं व निर्यात बढ़ने लगते हैं तो देश में वस्तुओं का अभाव उत्पन्न होने लगता है। फलस्वरूप उनके मूल्य बढ़ने लगते हैं। सरकार की औद्योगिक नीति भी एक कारण है उत्पादन में कमी का। जब सरकार अपनी औद्योगिक एवं लाइसेंस नीति द्वारा नई औद्योगिक स्थापना पर प्रतिबंध लगा देती है तो उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। संग्रह की प्रवृत्ति भी एक अन्य कारक है। टेंडेंसी ऑफ होर्डिंग। जब व्यापारी लाभ आवना से वस्तुओं का संग्रह करने लगते हैं